जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लीन होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, ये जो हमारा उद्देशिका टॉपिक होने वाला है इसी को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना, और इसी को इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो उद्देशिका या प्रस्तावना है इसे सबसे पहले संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया और इसी प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और यही उद्देशिका बाद में आगे चलकर प्रस्तावना के नाम से विख्यात हुआ और यही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रस्तावना के बारे में। तो ये जो हमारा प्रस्तावना है तो ये प्रस्तावना याद होना चाहिए। ये जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है तो इस शब्दावली को भी जानेंगे। उससे पहले इस टॉपिक का जो है सो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसे इसका जो उद्देशिका का हर एक शब्दावली का मतलब जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, उससे पहले प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहते किसको है? प्रस्तावना या प्रियम्बल, या इसे सबसे पहले उद्देशिका के नाम से संविधान सभा में पेश किया गया था। तो ये जो उद्देशिका है यही बाद में प्रस्तावना के नाम से विख्यात हुआ और ये प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन संविधान का जितना भी आप पूरा संविधान पढ़ते हैं 395 अनुच्छेद के माध्यम से इसका इंट्रोडक्शन आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाता है। यानी संविधान का सार बोलिए या उसका भूमिका बोलिए आप, तो ये जो संविधान का इंट्रोडक्शन है यही आपका प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। इसका विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना का जो आधार उद्देश्य प्रस्ताव बना। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और ये कब लाया गया था? आप लोग ये पहले बता दिए हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए इसका डेट। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया यही इसका आधार बना प्रस्तावना का। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, और इसे ही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं और इसे N.A. पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र की संज्ञा दिया है। ठीक है, यानी संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा उद्देशिका को किसने दिया? तो ये पालकीवाला ने दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे N. पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है सो हम भारत के लोग से ये प्रस्तावना शुरू होती है
और देखिए प्रस्तावना में जो आप पढ़ते हैं तो उसमें न्याय की चर्चा की गई है। और न्याय तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की न्याय प्रस्तावना में चर्चा की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। 3 प्रकार की न्याय है। और फिर देखिए स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और समानता की बात करें तो समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। तो इसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। यानी इसमें जो आप देख रहे हैं न्याय, न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। फिर देखिए ये जो बंधुत्व की भावना है, ये बंधुत्व की भावना आपको राष्ट्र की एकता और अखंडता से, राष्ट्र की एकता और अखंडता से ये बंधुत्व की भावना आती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिए। और ये पॉइंट आप लोग देखिए कि इसका जो है जैसे संप्रभु हो गया, ये संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये जो आपका प्रस्तावना है 26 नवंबर 1949 को इसे जो है सो स्वीकार किया गया है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्र की जो प्रकृति है, राष्ट्र की प्रकृति इन्हीं 5 शब्दों से मिलकर, इन्हीं 5 शब्दों से आप अब राष्ट्र की प्रकृति का पता चलता है। यस, यस फॉर संप्रभु हो गया, यस समाजवादी यानी, और यस ट्रिपल यस डी आर के माध्यम से आप राष्ट्र की प्रकृति का आप ध्यान में रख सकते हैं, ट्रिपल एस और डी आर। तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, यानी इन्हीं 5 शब्दों के माध्यम से राष्ट्र की प्रकृति का पता चलता है। और उद्देश्य, संविधान का क्या उद्देश्य है, इस चीज़ का पता आपको न्याय, स्वतंत्रता और समानता से लगता है। ठीक है। और देखिए बंधुत्व की जो आप बात करते हैं तो बंधुत्व का आपको एकता और अखंडता से पता चलता है। बंधुत्व जैसे आप परिवार में भी देखें तो अगर एकता है और अखंडता है तो आप उस वहाँ पर आप बंधुत्व की भावना आप देख पाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसे स्वीकार करने की तिथि, स्वीकार करने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। ठीक है। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो 26 नवंबर 1949 को इसे भारत के लोगों के द्वारा इसे आत्म अर्पित किया गया है। ठीक है। अब हम लोग एक एक शब्दावली को जानते हैं। तो जैसे देखिए जब प्रस्तावना का शुरुआत होता है उसी में सबसे पहले हम भारत के लोग से इस प्रस्तावना का शुरुआत होता है। हम भारत के लोग, इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। ठीक है। और भारत के लोगों ने संविधान को अपने ऊपर आत्म अर्पित किया है, यानी संविधान को जो बनाया है संविधान सभा के लोगों के द्वारा, तो वो भारत के लोगों के द्वारा ही
इस संविधान को स्वीकार किया गया है और संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो भारत के लोगों के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर संप्रभुता शब्द को देख रहे हैं, तो संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, संप्रभुता का मतलब ये है कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो देश के आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, वो किसी के बाहरी हस्तक्षेप के बिना अगर आप कोई निर्णय ले पा रहे हैं तो उसे ही संप्रभुता कहते हैं। जैसे इस समय वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच, ईरान हो गया या वेनेजुएला, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो अमेरिका जो है सो ईरान और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के द्वारा उठा लिया गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि संप्रभुता, अमेरिका ने वेनेजुएला के संप्रभुता का उल्लंघन किया, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार अपने आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने का उसे अधिकार था, लेकिन अमेरिका के द्वारा उसके संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। और यही स्थिति ईरान के साथ भी देखने को मिल रहा है। वहाँ के जो यानी राष्ट्र प्रमुख हुआ करता था, उनको मार दिया गया और मारने के बाद वहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये बोला जा रहा है कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष मेरे द्वारा चुना जाएगा, जो कि संप्रभुता का एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उल्लंघन है। और इसमें यूएनओ को हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है ताकि विश्व शांति बना रह सके। ठीक है, तो संप्रभुता का यही मतलब हुआ कि आंतरिक और बाहरी मामले में कोई भी देश खुद से निर्णय ले सके, उसे ही संप्रभुता कहते हैं। और देखिए, इसी को कानूनी संप्रभुता संविधान में निहित है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो कानून के अनुसार ही शासन प्रशासन का बागडोर संभालता है, संविधान के अनुसार ही, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी हो, तो वो संविधान के अनुसार ही अपने आप को संचालित करता है। और वहीं देखें तो लोकप्रिय संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता जो आप बोलते हैं, तो भारत की जनता में निहित है, क्योंकि भारत के जनता के ही द्वारा भारत का जो भी आप प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा भेजते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही हमारे ऊपर कानून बनाया जाता है और उसी कानून के अनुसार हम लोग चलते हैं। ठीक है, और भारत में नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। और संप्रभुता के बारे में, जैसे अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए संप्रभुता का क्या रियलिटी रह गया है, इसे कमेंट के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा शब्दावली है वो है समाजवाद। तो समाजवाद जो है सो प्रस्तावना में, मूल रूप से जो प्रस्तावना था उसमें समाजवाद की चर्चा नहीं किया गया था। समाजवाद बाद में जब इंदिरा गांधी का सरकार हुआ करता था, तो उसी समय 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसे समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा गया। और ये प्रस्तावना जो है सो कहाँ से, प्रस्तावना जो समाजवाद शब्द लिया गया है वो सोवियत संघ से लिया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। और देखिए, समाजवाद तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। देखिए, समाजवाद से जो है सो उदारवाद आता है, और उदारवाद की परिकल्पना जो है सो सबसे पहले जॉन लॉक के द्वारा किया गया था, और ये यूरोप का रहने वाला था। ठीक है, और इसमें
अर्थव्यवस्था, यानी एक उदारवाद, आप इस तरह से इसमें पूंजीवाद झलकता है। ठीक है, वाद का अर्थ ही होता है विचार या विचारधारा। ठीक है, अब देखिए मार्क्सवाद, एक होता है मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद। तो मार्क्सवाद जो है सो कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। ये कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था और इनका ये कहना था कि समाज में बराबरी का भाव आना चाहिए, चाहे वो वर्ग संघर्ष हो या क्रांति की बात हो। ये कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष यानी हिंसा की बात भी करता था और समाज में क्रांति के माध्यम से समाज में बराबरी की बात, बराबरी लाने के लिए प्रेरित करता था। ठीक है, मार्क्सवाद को समझ चुके हैं। अब देखिए समाजवाद, समाजवाद की जो परिकल्पना है ये लेनिन के द्वारा लाया गया है। ये सोवियत रूस के रहने वाले थे, सोवियत रूस के, और राज्य का नियंत्रण हो, यानी जितनी भी संस्थाएं हैं उस पर राज्य का कंट्रोल हो, ना कि किसी प्रॉपर व्यक्ति का। ये आपका जैसे पूंजीवादी सोच के ये खिलाफ हुआ करते थे। ठीक है, इसमें समाज आधारित विचारधारा की इसमें बात किया करता है। अब देखिए एक होता है साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? इसमें सामुदायिक नियंत्रण की बात इसमें किया जाता है। और साम्यवाद कहाँ से आया है? तो ये चीन से आया है और साम्यवाद अभी चीन में देखने को मिलता है। और इसका जो प्रतिपादन ये माओ तसे तुंग के द्वारा इसी साम्यवाद को लाया गया। ठीक है, समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद, ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए भारत में समाजवाद का क्या रूप है। अब भारत की समाजवाद की अगर बात करें तो भारत की जो समाजवाद है इसमें आपको गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद, ये दोनों का मिक्सअप आपको देखने को मिलता है। तो इसमें भारत का जो समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है और ये लोकतांत्रिक समाजवाद में आपको गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का ये मिक्सअप है। तो आपको मार्क्सवादी क्या थे और गांधीवादी क्या है, ये गांधीवादी आप लोग इतिहास में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। वहाँ से आपको गांधी जी के विचार यानी समाज के बारे में उनका क्या नज़रिया था, राजनीति के बारे में क्या नज़रिया था, ये इतिहास से भी आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाने का प्रयास किया जाए तो ये जैसे हृदय परिवर्तन हो गया और ट्रस्टीशिप, इनके माध्यम से गांधी जी समाजवाद लाना चाहते थे। हृदय परिवर्तन यानी व्यक्तियों को समझा बुझाकर समाजवाद के तरफ ले जाना हो, या ट्रस्टीशिप, आप जो ट्रस्ट देखते हैं यानी ट्रस्ट के माध्यम से समाज में बराबरी लाने को लेकर हो, या ट्रस्टीशिप के माध्यम से चाहे गरीबी उन्मूलन हो, बहुत सारे कामों को ट्रस्टीशिप के माध्यम से किया जा सकता है। इसी चीज़ को गांधी जी यानी बता रहे थे कि भारत में समाजवाद इस तरह से लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान में समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। यानी समाजवाद शब्द तो है लेकिन इसे परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन इसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डी.एस. नकरावाद एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और इसी केस के माध्यम से भारतीय समाजवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। और इसी केस में यानी समाजवाद क्या है इसे बताने का प्रयास किया गया। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जैसे समाज कल्याण हो गया, समानता हो गया,
वंचितों का कल्याण हो गया, शोषितों का कल्याण, इसी सब मामलों को भारतीय समाजवाद की दृष्टि से देखा गया। और ये जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु किस केस से आया है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया था DS नकरावाद। इसी केस के माध्यम से यानी समाजवाद को परिभाषित किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। ये केस कब हुआ था, 1982-83 में हुआ है। तो ये डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये केस इम्पोर्टेंट है, DS नकरावाद। ठीक है, अब देखते हैं अगले पॉइंट को। अब देखिए पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों में ही कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। ये जो पंथ निरपेक्ष है आपका, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे।